हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन होंगे। आप सभी का शिक्षास्त्र एडुकेशन पर स्वागत है। अगर आपने अभी तक के शिक्षास्त्र एडुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए हो गई है सभी क्लासेस आसान। शिक्षास्त्र एडुकेशन आपके लिए लेकर आया है सभी क्लासेस की, सभी चैप्टर्स की टॉपिक वाइज डिटेल क्लासेस, वो भी एक मजेदार अंदाज में। इसीलिए जल्दी से बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप ही सभी क्लासेस सबसे पहले अटेंड करें। जैसे कि आप जानते हैं कि हम क्लास 6 के एसएसटी के नई बुक पढ़ रहे हैं, जो कि हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बुक है, जिसमें हमने क्लास 6 का एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। इफ आपने अभी तक की वो नहीं देखा है तो आप जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने मैप की दुनिया और ये देखा था कि अर्थ पर लोकेशन कैसे, हम लोकेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमें अब लोकेशन के पीछे का सीक्रेट भी फर्स्ट चैप्टर से पता चल गया है। इसलिए जल्दी से आप फर्स्ट चैप्टर की क्लास भी अटेंड कर लीजिए। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर, जिसमें जितना इंटरेस्टिंग हमारा फर्स्ट चैप्टर था उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारा सेकंड चैप्टर है, जिसमें हम देखेंगे ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, मतलब महासागर एंड महाद्वीप। ये दोनों ही चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जियोग्राफी। तो जियोग्राफी को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए हमें ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स तो अभी से ही पढ़ना होगा। तो चलिए देखते हैं चैप्टर का ओवरव्यू। हम सबसे पहले ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट होता है जैसे कि आप मूवी का ट्रेलर देखते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही इंट्रोडक्शन पार्ट आपके चैप्टर का ट्रेलर होता है। इसलिए इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपको बता देता है कि हमारे चैप्टर में होने क्या क्या वाला है। एंड सेकेंडली हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ, मतलब हमारी अर्थ पर लैंड का और वाटर का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। देन हम देखेंगे ओशियंस के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर ही हमें ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ना है, तो हम एक पर्टिकुलर टॉपिक ओशियन के बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे ओशियन एंड डिजास्टर्स। देन की पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हम देखेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में, महाद्वीप के बारे में देन हम पढ़ेंगे आइलैंड्स के बारे में, ओशियंस एंड लाइफ। तो देखिए चैप्टर के ये सारे सब टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान से हमें एक एक चीजें गहराई तक के जाना है, क्योंकि ओशियन और आप कॉन्टिनेंट्स की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही गहराई वाले हैं, तो हमें गहराई से इस चैप्टर में स्टडी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट। और जैसे ही आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट होता है, यहाँ पर जूल्स वर्ने जी ने बहुत ही ब्यूटीफुल सी बात कही है समुद्र के लिए। ये समुद्र की इंपॉर्टेंस हमें बता रहे कि हमारी अर्थ पर समुद्र की क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जूल्स वर्ने जी है कौन। तो आपको बता दे कि जूल्स वर्ने जी जो है ये एक फ्रेंच राइटर है, फ्रेंच राइटर। और ये क्यों फेमस है इसका भी रीजन आप जान लीजिए। ये फेमस इसीलिए है क्योंकि इन्होंने एक फेमस नॉवेल लिखी है जो कि है साइंस फिक्शन पर। इनकी ये फेमस नॉवेल है, इसीलिए हम अब जूल्स वर्ने जी की बहुत ही ब्यूटीफुल सी बात जो समुद्र से रिलेटेड है वो हम जानते हैं कि वो क्या बात कह रहे हैं। तो उनका कहना है कि समुद्र ही सब कुछ है, ठीक है। द ओशियन इज एवरीथिंग, समुद्र ही सब कुछ है। व्हाई? बिकॉज वर्ने जी इस बात पर जोर डाल रहे हैं कि समुद्र का हमारे अर्थ पे एंड हमारी लाइफ पर बहुत ही गहरा प्रभाव है। दैट्स व्हाई वो कह रहा है कि ओशियन इज एवरीथिंग। देन वो कह रहे हैं कि क्योंकि ये हमारी अर्थ का 7/10 ऑफ द टेरेस्ट्रियल ग्लोब, मतलब 7/10 पार्ट ये क्या करता है, कवर करता है, ठीक है।
दैट्स वाई कि आपसे स्टार्टिंग में कह रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि समुद्र ही सब कुछ है, क्योंकि ये 70th पार्ट हिस्सा हमारे अर्थ का कवर करता है। और अगर आप किसी भी समुद्र के पास जाते हैं, अगर आप समुद्र के किनारे जाएंगे, तो आप वहां पर क्या महसूस कर सकते हैं? आप महसूस करेंगे शुद्ध हवा और ताजगी। ठीक है, आपको फील होगी वहां पर शुद्ध हवा और ताजगी। बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छा सा, सेहतमंद सा, हेल्दी सा फील होता है जब आप समुद्र के किनारे जाते हैं। तो यही ये कह रहे हैं कि इट्स ब्रीथ इज प्योर एंड हेल्दी। अब आप जानिए कि ये बहुत ही ज्यादा क्या है, विशाल, हमारी अर्थ पे विशाल समुद्र है, विशाल भंडार है समुद्र का। ठीक है, जैसे कि आप अगर रेगिस्तान जाते हैं, राजस्थान का आप रेगिस्तान देखिए, तो आपको क्या दिखेगा? आपको रेगिस्तान कैसा दिखेगा कि सब तरफ आपको सैंड सैंड दिखेगी। दैट्स व्हाई वो एक डेजर्ट है। एग्जैक्टली वैसे ही, ठीक है, एग्जैक्टली वैसे ही हमारा ओशियन है, समुद्र है। समुद्र में आप क्या देखेंगे कि सभी तरफ आपको पानी दिखाई देगा, पानी से ढका हुआ आपको दिखाई देगा, मतलब सभी तरफ आपको पानी दिखाई देगा। इट इज एन इमेंस डेजर्ट where man is never lonely for he feels life stirring all around। अब आप जब भी समुद्र के किनारे जाएंगे तो आप कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं कर सकते। यहाँ कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं होता, लोनली नहीं होता। इसके पीछे का ये रीजन है क्योंकि वहां पर अदर जीवन की, मतलब पूरे लाइफ की हलचल वहां पर आपको सुनाई देती है। ठीक है, तो इसीलिए समुद्र बहुत ही खास है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा है, और इसीलिए उन्होंने स्टार्टिंग में आपको बताया है कि समुद्र ही सब कुछ है। और अब ओशियन आपको क्या देख रहे हैं? वास्ट रिजर्वॉयर, मतलब नेचर की प्राकृतिक सुंदरता, जिससे आपको क्या प्रोवाइड हो रहा है? आप अर्थ पर देख सकते हैं कि हमारे को लाइफ जीने के लिए कितने नेचुरल फैक्टर्स हमारे पास में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एयर एंड फायर, वाटर, ये सारे क्या है? हमारे नेचुरल रिजर्वायर्स है। तो एग्जैक्टली वैसे ही समुद्र भी क्या है? आपका वास्ट रिजर्वायर्स ऑफ नेचर है। अब आपका जो ग्लोब है वो शुरू होता है ओशियन से। ठीक है, तो अब जूल्स वर्ने जी का कहना है कि आप जानते हैं कि जीवन की शुरुआत ही समुद्र से हुई है। ठीक है, उन्होंने ये कहा है कि हमारी जो लाइफ स्टार्ट हुई है वो समुद्र से ही हुई है, और कौन जानता है कि खत्म भी वहीं से हो। ठीक है, उनका ऐसा मानना है कि जब हमारी लाइफ, हमारा जीवन समुद्र से स्टार्ट हुई है, तो मे बी ये भी पॉसिबल हो सकता है कि हमारी लाइफ वहीं से एंड हो जाए, वहीं पर दुनिया खत्म हो जाए, समुद्र से ही दुनिया खत्म हो जाए। तो ऐसी बात कह रहे हैं कि हु नोज इफ इट विल नॉट एंड विद इट, और ये उससे खत्म हो या ना हो, अब पता चलेगा। ये तो हम अपनी लाइफ में आगे जाने के बाद ही पता कर पाएंगे। तो ये जूल्स वर्ने जी की ये बात आपकी चैप्टर के स्टार्टिंग में कही हुई है बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, और वो इसी बात पर जोर डाल रहे हैं कि समुद्र के हमारी लाइफ में, हमारी अर्थ पर क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये इम्पोर्टेंस हमें इस लाइन से पढ़कर पता चलती है। और जूल्स वर्ने जी कौन है? ये एक फेमस फ्रेंच राइटर है, उनकी नॉवेल भी है साइंस फिक्शन की जो भी बहुत फेमस हुई है, और उनकी ये बातें आपको बताती है कि ओशियन की कितनी ज्यादा, ओशियंस की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में एंड अर्थ पर। तो चलिए देखते हैं कि और आगे हमारे पास में क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है चैप्टर में। चलिए अब वापस आते हैं एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। मतलब फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज थी, जिसमें हम क्या देख रहे थे? पूरा का पूरा हमारा वर्ल्ड जो कि था ग्लोब। तो चलिए वापस आते हैं ग्लोब पर, और इसे धीरे धीरे हमारे हाथों से घुमाते हैं। इस रंगीन ग्लोब को, जो लाइट ब्लू कलर का होता है, जिसे हम घुमाते हैं और अब इसे और अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। तो जब हम ग्लोब पर वापस आते हैं, तो आपने क्या है, अर्थ की अगर फोटो देखी है, अर्थ की फोटो इफ आपने देखी है, यह चांद से ली गई, मून से ली गई पिक्चर जो अर्थ की आप देखेंगे, तो इसमें आप क्या देखेंगे कि मैक्सिमम अर्थ क्या है? ब्लू है। ठीक है, ब्लू है, दैट मीन्स कि मैक्सिमम अर्थ क्या है? पानी से ढकी हुई है। ठीक है, दैट्स वाई कि यहाँ पे ओशियन प्रेजेंट है, यहाँ पर महासागर प्रेजेंट है, कि यहाँ पर मैक्सिमम क्या है? अर्थ का हिस्सा पानी से कवर अप है,
और कि इससे आप समझ पा रहे हैं कि दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज एक्चुअली कवर्ड विथ वाटर, मतलब वाटर से हमारा मैक्सिमम अर्थ का पार्ट कवर है। दैट्स व्हाई कि पिक्चर में भी क्या दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है। आप ग्लोब को देखेंगे तो वो उसमें आपको क्या दिख रहा है, मैक्सिमम पार्ट तो ब्लू दिख रहा है। एंड अगर आप मून से ली गई अर्थ की फोटो देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि ब्लू पार्ट ज्यादा है हमारी अर्थ में। ब्लू पार्ट दैट मीन्स कि वाटर से ज्यादा कवर अप है। और अब एक एग्जाम्पल देखिए कि अगर आप नासा की अगर हम बात करें तो नासा ने जब स्पेस से देखा, अर्थ को देखा, तो ये एक ब्यूटीफुल सी पिक्चर आप देखिए तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि पता चल रहा है कि अर्थ क्या है, ब्लू बॉल की तरह है, ठीक है, एक नीली गेंद की तरह है। इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि अर्थ में मैक्सिमम क्या है, वाटर। अब ये क्या है, चलिए फिर से समझते हैं कि अर्थ का जो 3/4 पार्ट है वो कवर है वाटर से। यही रीजन है कि अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है बिकॉज इसका 3/4 पार्ट का ऐसे कवर है, वाटर से कवर अप है। और ये देखिए आपको 3/4 पार्ट ऑफ द सरफेस कवर्ड विथ वाटर। और आप देखेंगे कि आउटर स्पेस जो है अर्थ की वो क्या है, ब्लू है, मतलब आप अर्थ को ब्लू पाएंगे। कि आपको ब्लू क्यों दिख रहा है, बिकॉज मैक्सिमम पार्ट वाटर से कवर है। तो अब द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज वी सी ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड ओशियन। अब ओशियंस क्या होते हैं, महासागर क्या होते हैं। तो जो आप अर्थ पर क्या देख रहे हैं, पानी के जो बड़े हिस्से देख रहे हैं, ठीक है, बड़ा पार्ट जो पानी का आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो पानी है अर्थ पर आप देख रहे हैं। अर्थ को आप कहाँ पर देख रहे हैं, ग्लोब पर देख रहे हैं, ठीक है, ग्लोब पर आप देख रहे हैं। तो मैक्सिमम पार्ट क्या है उसका, जो ब्लू दिख रहा है, जो पानी से कवर अप है, उसी को जो वाटर बॉडीज है, जो बहुत ही ज्यादा लार्जेस्ट वाटर बॉडीज है, जिसको हम ग्लोब पर देख रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, ओशियंस कहते हैं। आई होप कि अब आपको ओशियंस की मीनिंग इजीली क्लियर हो गई होगी कि ओशियन एक्चुअल में होता क्या है। हम महासागर की तो बात करें, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो उसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि हम ग्लोब पर जो लार्जेस्ट वाटर बॉडीज देख रहे हैं दैट इज ओशियन, ठीक है। तो ये होता है ओशियन। अब देखिए कि आप अर्थ, हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या देखा था कि एक अर्थ बहुत ही हमारी ब्यूटीफुल सा प्लैनेट है जहां पर लाइफ पॉसिबल है, हमारा जीवन संभव है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नेचुरल रिजर्वॉयर्स कितनी सारी है। यहाँ पर आप एनिमल्स देख रहे हैं, प्लांट्स देख रहे हैं, अपने आसपास आप प्राकृतिक की सुंदरता को पा रहे हैं। इसलिए आप इतने प्यारे से प्लैनेट पे रह रहे हैं जो कि अर्थ पर है। और हम अर्थ को देख पाते हैं ग्लोब पर, क्योंकि हमें पता है कि अर्थ को एक से प्लेन पेपर पर देखना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इफ आप अगर अपनी बास्केटबॉल या फुटबॉल या फिर आपकी जो क्रिकेट बॉल होती है उसको आप एक प्लेन पेपर पर रखिए, तो क्या आप उस बॉल के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शनलिटी पूरी उस पेपर पर डिस्क्राइब कर सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। उसको पॉसिबल बनाने के लिए हमारे पास है ग्लोब, जो कि बना होता है मेटल से, जिससे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एंड ये प्लास्टिक का होता है, दैट्स व्हाई कि वो हल्का होता है और ये ब्यूटीफुल सा दिखता है, जिसमें हम अर्थ को पूरा इजीली हमारी पूरी दुनिया को देख सकते हैं। और एडवेंचर हम क्या देख सकते हैं कि इसमें हम ओशियंस, कॉन्टिनेंट्स, ये सारी चीजें देख सकते हैं। प्लस हमने ये भी जाना था कि ये और भी चीजों को रिप्रेजेंट करता है ग्लोब, जिसमें और भी चीज क्या क्या है, वो दैट इज मून को रिप्रेजेंट करता है, प्लैनेट मार्स को रिप्रेजेंट करता है, स्टार को रिप्रेजेंट करता है, कॉन्स्टिलेशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इन सारी चीजों का हमारा ग्लोब रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम जब ग्लोब की बात करें तो ग्लोब में जो आपको मैक्सिमम ब्लू पार्ट दिख रहा है वही तो आपका ओशियन है, ठीक है, वही आपका ओशियन है। अब देखते हैं कि आगे और क्या इंटरेस्टिंग चीजें हमारे पास में। अब अर्थ के क्लाइमेट में
अर्थ के क्लाइमेट को शेप करने के लिए ओशन और कॉन्टिनेंट्स का दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, दोनों ही बहुत ही अपना इंपॉर्टेंट किरदार निभा रहे हैं कि महासागर और महाद्वीप दोनों ही अर्थ के क्लाइमेट को क्या करने के लिए, शेप देने के लिए, ठीक है, शेप देने के लिए दोनों की ही बहुत ज्यादा अहमियत है, इंपॉर्टेंस है। तो जानते हैं कि कैसे, कि देखिए कि ये क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को, इंक्लूडिंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयरफॉर ह्यूमन लाइफ टू। क्या आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट आपका चेंज होता है, ठीक है, आप देख रहे हैं कि मौसम आपका जो चेंज हो रहा है, कि हम देख रहे हैं कि हम समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, है ना, हम ये सीजन को क्या करते हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। कि आपने कभी सोचा है कि बारिश आ रही है तो वो कैसे आ रही है, आपने सोचा कि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो कैसे हो रही है, ह्यूमिडिटी हो रही है तो कैसे हो रही है, ठंड लग रही है तो कैसे लग रही है। तो इसी सोचने के पीछे का रीजन है कि क्लाइमेट में अगर किसी का क्लाइमेट को अगर कोई शेप कर रहा है तो उसमें दोनों में ही ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप कोस्टल एरियाज की अगर हम बात करें तो कोस्टल एरियाज में क्या होता है कि बहुत ज्यादा ठंडी भी, कोस्टल एरिया की लैंड क्या होती है, ठंडी भी होती है एंड गर्म भी होती है। जिससे क्या होता है, वहां पे समुद्र के किनारे होते हैं कोस्टल एरियाज, दैट्स वाई कि वहां का जो आसपास का क्लाइमेट है वो क्या कंट्रोल में रहता है, क्योंकि वहां पे क्या हो रही है, वहां की जमीन ठंडी भी हो जाती है एंड गर्म भी हो जाती है। एग्जैक्टली इसके अपोजिटली अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहां पे आप क्या देख रहे हैं, रेगिस्तान में वहां की जो लैंड है वो बहुत ही तेजी से गर्म हो जाती है एंड बहुत ही तेजी से ठंडी हो जाती है। दैट्स व्हाई वहां का क्लाइमेट क्या है, एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप समझ रहे हैं कि क्लाइमेट के हमारे लाइफ में, प्लांट्स की, एनिमल्स की एंड ह्यूमन लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। कि आप देखें कि क्लाइमेट आपका चेंज होता है, ठीक है, कि आप रेनी सीजन देख रहे हैं, आप विंटर सीजन देख रहे हैं, आप समर सीजन देख रहे हैं, तो इन दिनों को शेप कौन कर रहा है, हमारे ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स। मतलब कॉन्टिनेंट्स का मतलब जमीन के बड़े हिस्से, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स को हम आगे और अच्छे से डिटेल में समझेंगे, बट आप अभी के लिए थोड़ा ये ध्यान में रखिए, कॉन्टिनेंट्स का मतलब ये होता है कि आपकी लैंड का बहुत ज्यादा पार्ट, ह्यूज पार्ट, दैट इज कॉन्टिनेंट। एंड ओशियन का मतलब होता है ह्यूज वाटर, मतलब बहुत ज्यादा पानी वाला पार्ट। हमारी अर्थ का थर्ड फोर्थ पार्ट क्या है, पानी से ही कवर अप है, दैट्स व्हाई कि हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं। तो अब अ लार्ज बॉडी ऑफ लैंड इज कॉल्ड लैंड मास। अब लैंड मास क्या होते हैं, ठीक है, लैंडमार्क्स होते हैं कि आप अर्थ पर क्या देख रहे हैं कि लार्ज बॉडी, ठीक है, जो कि लैंड से कवर है, ठीक है, बड़ा हिस्सा, पृथ्वी का जो बड़ा हिस्सा है वो काय से कवर है, आपकी जमीन से कवर, ठीक है, जमीन से कवर है, उसको लैंड मास कहते हैं। अब कॉन्टिनेंट क्या होता है, कॉन्टिनेंट मतलब यही लैंड मास का फैला हुआ कंटिन्यूअसली पार्ट, ठीक है, जिसका अंत ही नहीं हो रहा हो, वो कंटिन्यूअसली फैला हुआ है, वही जमीन का पार्ट, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट कहते हैं। अ लार्ज कंटिन्यूअस एक्सपांस ऑफ लैंड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। मतलब जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा, दैट इज कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो अब आप देखिए कि आप सोचिए कि यहाँ पे हमने देखा अभी कि हमने कोस्टल एरियाज के क्लाइमेट की बात कर ली एंड हमने देखा कि लैंडमास क्या होते हैं, ठीक है। तो लैंडमास होते हैं कि जमीन के बड़ा हिस्सा और उसी का कंटिन्यूशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में है, तो आप स्कूल में है तो आप देख रहे हैं कि आपके पास में अभी क्लास 6 से सोशल साइंस है, तो जिसमें आप क्या पढ़े, जियोग्राफी पढ़े। अब आपको ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूशन में रहेगा, मतलब ये सब्जेक्ट का जो आगे आप क्लासेस में आएंगे तो इसका कंटिन्यूशन रहेगा। तो एग्जैक्टली वैसे ही क्या है, आपका कॉन्टिनेंट है, लैंड मास का कंटिन्यूशन एक्सपांस इज कॉल्ड कॉन्टिनेशन, कॉन्टिनेंट, ठीक है, कॉन्टिनेंट मतलब उसका कंटिन्यूशन एक्सपांस इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट, ठीक है, जिसको हम महाद्वीप कहते हैं एंड ओशियन को महासागर कहते हैं हिंदी में। चलिए अब ये समझते कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन दी अर्थ, की वाटर का और लैंड का अर्थ पर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप यहाँ पर देखिए कि
ये अब जो आपको दिख रहा है, अब आपको मैंने ये तो बता आपको हमने ये तो बता दिया कि ग्लोब का जितना ज्यादा आपको ब्लू पार्ट दिख रहा है वो आपका ओशियन है, और जितना ज्यादा आपको लैंड पार्ट दिख रहा है दैट इज कॉन्टिनेंट। तो अब आप यहाँ से ये देखकर बता सकते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है ये पार्ट, ये आपका आ जाएगा, ये पार्ट जो आपको दिख रहा है ब्लू पार्ट, ये आपका ओशियन में आ गया, और ये जो आपको लैंड पार्ट दिख रहा है ये आपका आ जाता है कॉन्टिनेंट में आ जाता है। ये देखिए ये आपका ओशियंस है, ठीक है। अब ओशियंस भी कितने होते हैं ये भी आपको आगे पता चलेगा, और ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं ये है आपके कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, मतलब जमीन के बड़े हिस्से। अब ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स आर नॉट अब आप जानते हैं कि ओशियन महासागर और महाद्वीप जो वो इक्वली डिवाइड नहीं है नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, वो इक्वली समान रूप से क्या है डिवाइड नहीं हुए हैं। कि यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि क्या जितना आपको ओशियन दिख रहा है एग्जैक्टली उतनी ही आपको क्या दिख रहा है कॉन्टिनेंट भी दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या है ये इक्वली डिवाइड नहीं। अब आपका ये हमारी अर्थ है, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, ये हो गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ पोल होता है, और यहाँ पे होता है आपका साउथ पोल, मतलब यहाँ पे हो गया आपका साउदर्न हेमिस्फीयर। ये सारी बेसिक सी चीजें आपको पता चल जाएगी, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी जान लिया है, हमने अर्थ की भी उसमें स्टडी की है, तो हमें पता चला है कि नॉर्थ पोल क्या होता है आपके टॉप में होता है, बॉटम में होता है आपका साउथ पोल, और वहीं पर आप देखेंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। अब आपकी बुक में कहा जा रहा है कि ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स को इक्वली डिवाइड नहीं है, इक्वली रूप से डिवाइड नहीं है ये आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। अब इसको बताते हैं कि देखिए कि the ocean together hold most of the water available on the planet, but this sea water is salty and unfit for consumption by most land animals including humans। तो देखिए अब ये यहाँ पर ये बात समझने के लिए आपको एक एग्जांपल बता देते हैं कि आप जब अर्थ के बारे में आप जब मैप देखते हैं तो आप मैप देखेंगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कवर अप है आपका ज्यादा ओशियन से, ठीक है, ओशियन से आपका कवर अप है ज्यादा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जिसमें क्या क्या है एशिया इंक्लूड है, यूरोप इंक्लूड है, एंड आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। अब साउदर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें तो साउदर्न हेमिस्फीयर आपका इंडियन ओशियन एंड साउदर्न ओशियन, ठीक है, इंडियन ओशियन एंड साउदर्न ओशियन। अब इसको आपको याद करने की आसान सी ट्रिक है कि आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को क्या कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को आप लैंड हेमिस्फीयर याद कर सकते हैं। ये एक ट्रिक है कि देखिए आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या देखेंगे लैंड से बहुत ज्यादा कवर अप है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जिसमें इसका आपको बता दें कि फॉर एग्जांपल इसमें एशिया यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका आप देख सकते हैं। अब जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वो है इंडियन ओशियन साउदर्न ओशियन, इन सबसे कवर अप है। तो अब इसको याद रखने का तरीका, इसको आप बॉटम हेमिस्फीयर जैसे याद कर सकते हैं कि इट इज अ बॉर्डर हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर is water hemisphere and northern hemisphere is land hemisphere, जो कि जमीन के हिस्से से ज्यादा कवर अप है। तो देखिए ये एक ट्रिक है आपको ये समझने के लिए, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे कि ओशियन क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, ओशियन में ज्यादातर क्या है पानी अवेलेबल है, जो कि हमारे प्लैनेट पर आप देख सकते हैं, आप ग्लोब में देख सकते हैं इसको कि ज्यादातर इसमें क्या है वाटर अवेलेबल। बट ये जो सी वाटर है लेकिन ये क्या है आपका सॉल्टी है, ठीक है। अब आप देखिए फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप समुद्र के किनारे जाते हैं और आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है तो क्या आप समुद्र का पानी पी सकते हैं, नहीं, बिकॉज उसके पीछे रीजन है, क्योंकि समुद्र का पानी क्या है वह सॉल्टी है, मतलब खारा है, जिससे क्या होगा कि लैंड एनिमल्स और ह्यूमंस ये दोनों के ही यूज में ये नहीं आएगा, कि ना ही तो हम पानी पी पाएंगे और जो एनिमल्स होंगे वो भी ये सॉल्टी वाटर नहीं पी पाएंगे, ठीक है।
तो ये रीजन है कि जो मैक्सिमम जो ओशियंस का जो पानी होता है, जो सी वाटर है, वो क्या होता है, खारा होता है, ठीक है, सॉल्टी होता है। तो अब सॉल्टी होता है, तो अब हम कौन सा पानी यूज कर रहे हैं, तो दैट इज फ्रेश वाटर। हम जो पानी यूज करते हैं वो है फ्रेश वाटर। और क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जो फ्रेश वाटर है वो ओनली 2.5% है, ठीक है, 2.5% है, जो कि किन सोर्सेज में है, वो किन सोर्सेज में, आपके रिवर्स में है। रिवर्स में आप देखेंगे इसको अंडरग्राउंड वाटर, आप देखेंगे अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर आप देखेंगे यहाँ पर। एंड जिसमें से 2.5% क्या है, हमारा फ्रेश वाटर है, जिसको हम पीने के लिए यूज करते हैं। अब उसमें से भी क्या है, ये बन कहां पर है, आपका ग्लेशियर्स में एंड आइस कैप्स में, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि पानी के कितने ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि फ्रेश वाटर क्या है, ओनली 2.5% ही अवेलेबल है। जो कि आपको नेचुरल चीजों में दिखेगा, रिवर्स में, अंडरग्राउंड वाटर, और जिससे क्या होता है, जिसमें से भी वो कहां पर बंधा हुआ है, ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स में बंद है। अब ग्लेशियर्स और आइस कैप्स क्या होता है, ये आपको आगे की क्लास में, बड़ी क्लासों में और डिटेल में पता चल जाएगा। ये ग्लेशियर्स मेनली क्या होते हैं, आइस कैप्स क्या होते हैं, जिससे पिघल कर पानी पहुंचता है। और यहाँ पर आपको ये समझना है कि वाटर की हमारी लाइफ में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, हमें ये भी समझ में आ रहा है। बिकॉज की जो सी वाटर है वो तो सॉल्टी है, जिसको हम यूज नहीं कर सकते, पीने के लिए यूज नहीं कर सकते, और लैंड एनिमल्स भी इसको यूज नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, इक्वली इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कहाँ पर, नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में। बिकॉज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमने क्या देखा, बहुत ज्यादा क्या है, लैंड वाला एरिया, एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, ओशन वाला एरिया है। और उसको लर्न करने की आपको एक ट्रिक भी बताई है, जो कि ट्रिक आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। ये देखिए यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि फ्रेश वाटर आपको क्या है, स्मॉल प्रोपोर्शन में है, ठीक है, स्मॉल प्रोपोर्शन में कि आपको फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ पर मिल सकता है, तो वो आपको मिलेगा कि ग्लेशियर्स, रिवर, लेक्स, एटमॉस्फेयर एंड अंडरग्राउंड। द लास्ट इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। देखिए अंडरग्राउंड वाटर मतलब इसको क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर, जो कि जमीन के अंदर में पाया जाता है। आपने देखा होगा कि लोगों को आजकल आप देखते हैं कि आपके घरों में ट्यूबवेल्स करते हैं, मतलब जमीन के अंदर से पानी निकाला जाता है आपकी यूज करने के लिए, ठीक है। तो वो ट्यूबवेल वाली मेथड है अंडरग्राउंड वाटर का, जिसमें हम यूज करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि जो फ्रेश वाटर है वो बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन में, जिसका हमने देखा रेशियो भी कितना है, 2.5%, ठीक है, हमारे पास फ्रेश वाटर अवेलेबल है, ठीक है। तो हम तो क्या देख रहे हैं कि हमारी अर्थ क्या मैक्सिमम पानी से ही कवर, लेकिन उसमें से आप देखिए कितना कम परसेंटेज में फ्रेश वाटर अवेलेबल है टू ड्रिंक, ठीक है। अब जो ब्लू एरियाज है ओशियन के, उसमें के स्मॉल एक्सटेंशन है, जिसको बहुत ही यूनिक से नाम दे दिया गया है, दैट इज सी बे गल्फ, ठीक है। तो अब ये क्या होते हैं, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप मुंबई घूमने गए हैं, तो मुंबई अगर आप घूमने जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे मरीन ड्राइव, ठीक है। तो जो आपको मरीन ड्राइव दिखेगी वो क्या है आपका, वो किस चीज के नाम से है, उसमें मरीन ड्राइव में आपको दिखेगी, उसको डिनोट कर देंगे अरेबियन सी, ठीक है, अरेबियन सी। अब एग्जैक्टली ऐसे ही अगर हम बंगाल के किनारे जाते हैं, बंगाल जो सिटी है आपकी, बंगाल कोलकाता में अगर आप जाते हैं, तो आप वहां पर इसको एक यूनिक नाम से दिया है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ऐसे ही होता है गल्फ ऑफ मन्नार। देखिए तो क्या होता है, जो ब्लू एरियाज है ओशियन के, इसको क्या कहते हैं, स्मॉल एक्सटेंशंस, मतलब इसको छोटे छोटे एक्सटेंशंस में डिवाइड कर दिया है, जिसके बहुत ही यूनिक से नेम है, दैट इज सी। तो हमने देखा अरेबियन सी,
बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मन्नार एक्सेट्रा। तो देखिए ये यूनिक सी चीजें की स्टडी जब हम करते हैं तो और भी ज्यादा मजा आता है। अभी आगे आपको पता चलेगा कि टोटल कितने ओशियन है हमारे पास, सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, सबसे छोटा ओशियन कौन सा है, ये सारी बातें हमको पता चलती। ऐसे ही है, हम क्या है जब घूमने जाते हैं, जब हम समुद्र के किनारे जाते हैं तो हमें क्या होता है, बहुत ही शुद्ध सी हवा एंड ताजगी फील होती है, हेल्दी फील होता है, सेहतमंद सी हवा मिलती है। तो ये किसने कहा, ये आपके जूल्स वर्ने जी ने कहा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे लाइफ में, हमारे अर्थ में समुद्र की क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये हम यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं इस चैप्टर में पूरी डिटेल में। एंड हमने क्या जाना है अभी कि फ्रेश वाटर का क्या है, बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन, और फ्रेश वाटर जनरली किस चीजों में अवेलेबल है, तो वो आपको पता चल गया है कि वो रिवर्स में है, एटमॉस्फेयर में है, और ग्राउंड वाटर मतलब अंडरग्राउंड वाटर, जो जमीन के नीचे वाला पानी, तो यहाँ सारा क्या है, फ्रेश वाटर है। एंड जो ब्लू एरियाज है, जो कि आप क्या देख, अभी ब्लू एरियाज आप कहाँ पर देख पा रहे हैं, अगेन इसको आप ग्लोब पर देखेंगे तो इसको क्या किया है, स्मॉल एक्सटेंशंस में आप देखेंगे जिसके क्या दिए हैं, नेम्स दिए हुए। इसको आप क्या है, वर्ल्ड मैप में अब अगर आप एटलस लेते हैं, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में ये भी जाना कि एटलस क्या होता है। एटलस होता है हमारे मैप्स के खजाने की बुक, जिसमें आपको मैप्स दिए होते हैं। तो जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे कि आप अरेबियन सी भी देखेंगे, बे ऑफ बंगाल भी देखेंगे, गल्फ ऑफ मन्नार भी देखेंगे। तो ये सारी चीजें आप वर्ल्ड मैप में बहुत ही अच्छे से एक्सक्लूसिव, आपको बहुत ही अच्छे से ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो इसीलिए आपको एटलस भी एक बार जरूर देखना है, ताकि जो टर्म्स हमारी बुक्स में दी गई है, जो चीजें हमारी बुक में दी गई है, उसको हमें प्रैक्टिकली देखने के लिए, पता करने के लिए हमें एटलस भी जरूर देखना है, ताकि हमें पता चले कि अरेबियन सी कहाँ पर है एग्जैक्टली वर्ल्ड मैप में, बे ऑफ बंगाल कहाँ पर है, गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर है। अब हम जानते हैं ओशियन, ठीक है। तो अगर अब हम ओशियन की बात कर रहे हैं तो हम ओशियन को तो हम जान रहे हैं कि ये ओशियन मतलब ह्यूज की बात हो रही है, महासागर की बात हो रही। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके वर्ल्ड मैप आप देख सकते हैं। तो आप टोटल अब ओशियन की बात करें तो टोटल ओशियन होते हैं 5 ओशियन होते हैं, ठीक है। देखिए 5 ओशियन होते हैं। तो द फर्स्ट वन इज, यहाँ पे आप देख सकते हैं पैसिफिक ओशियन, ठीक है। फर्स्ट वन है यहाँ पर आपका पैसिफिक ओशियन, आपका सेकंड हो गया अटलांटिक ओशियन, थर्ड हो गया आपका इंडियन ओशियन, फोर्थ हो गया आपका आर्टिक ओशियन, फिफ्थ हो गया आपका साउदर्न ओशियन या एंटार्क्टिका ओशियन। तो इन दोनों को एंटार्क्टिक ओशियन या साउदर्न ओशियन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए टोटल हमारे पास में 5 ओशियन है, इसकी एक बार हम लिस्ट भी बना लेते हैं, जिसको आप नोट डाउन करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अब यहाँ से पता चल जाएगा कि हमारे पास में टोटल कितने ओशियंस है। तो चलिए इसकी लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो टोटल 5 क्या है आपके पास में ओशियंस है, 5 ओशियंस है। उसमें से फर्स्ट आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे पैसिफिक ओशियन दिख रहा है, and the second one is Atlantic Ocean। तो आपको पता चल गया है कि टोटल 5 महासागर है, हमारे मैप के थ्रू आपको पता चल गया है। और थर्ड वन इज आपका इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन है मतलब कुछ भारत से कनेक्शन वाली बात हो गई यहाँ पे, दैट्स व्हाई यहाँ पे आपको इंडियन ओशियन नाम दिख रहा है। तो इसकी भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फोर्थ ओशियन है आपका आर्कटिक ओशियन, एंड द फिफ्थ वन इज साउदर्न ओशियन, जिसको हम एंटार्क्टिक भी बोलते हैं। तो ये हो गई आपकी लिस्ट, मतलब टोटल ओशियन कितने हैं, 5 है। अब आपको ये बताते हैं कि इन 5 ओशियन, देखिए वी हैव लिस्टेड 5 ओशियंस। तो अब आप जब मैप देखते हैं तो इट इज क्लियर फ्रॉम द मैप दैट दे आर नॉट रियली सेपरेट, ठीक है। इसको अभी हम आगे समझते हैं, लेकिन उससे पहले आप जानिए कि टोटल 5 ओशियंस तो है, लेकिन सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है आपका, ठीक है। सबसे बड़ा ओशियन आपका, ये जो आपको जो बड़ा दिख रहा है वही आपका बड़ा ओशियन है, मतलब आपका पैसिफिक ओशियन। अब सेकंड नंबर पे आपका जो, उसके बाद दूसरे नंबर पे वो कौन सा आपका अटलांटिक ओशियन है। थर्ड नंबर पे आपका आता है इंडियन ओशियन आता है,
और फोर्थ नंबर पे आपका आर्कटिक ओशन, साउदर्न ओशन सबसे छोटा ओशन है। तो देखिए इस तरीके से मैंने आपको इसीलिए लिस्ट बताई ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए कि सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, आपका पैसिफिक ओशन है। देन सेकंडली आपका अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, आर्कटिक ओशन है एंड साउदर्न ओशन। साउदर्न ओशन सबसे स्मॉल ओशन है, सबसे छोटा ओशन। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जैसे एग्जैक्टली हम उसके साइज के बारे में बात करें एग्जैक्टली वैसे आप इमेज में भी देख सकते हैं। सबसे बड़ा आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, पैसिफिक ओशन ही दिख रहा है, सबसे बड़ा। अब क्या हो रहा है कि मैप में आपको क्या दिख रहा है कि इनको क्या सेपरेट कर दिया बाउंड्रीज के थ्रू। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक लेके आपको दिख रहा है कि क्या है हमारा पैसिफिक ओशन, देन इधर से यहाँ पे आपको साउदर्न। लेकिन ये सिर्फ मैप में है, रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में इसको सेपरेट नहीं किया गया, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं, इसकी कोई सीमाएं नहीं है, ठीक है। इनको ऐसे डिवाइड नहीं किया, ये सिर्फ मैप के लिए है ना। और इसका कोई कन्वेंशन रियल में नहीं है। The natural world does not follow such boundaries। मतलब आप नेचुरल वर्ल्ड में जब देखते हैं, रियल अगर हम बात करें, रियलिटी की अगर हम बात करें, वास्तविकता में ऐसी कोई बाउंड्रीज नहीं है जो इन ओशियंस को ऐसे डिवाइड कर रही हो कि पर्टिकुलरली क्या है आपका पैसिफिक ओशियन है तो ये इसकी बाउंड्रीज बनी। क्या ये पॉसिबल है कि ऐसी आप समुद्र में बाउंड्री बना दे? नहीं, क्योंकि हमने तो देखा है कि समुद्र बहुत बड़ा पार्ट है जिसमें आपको सभी दूर के पानी ही पानी दिखाई देता है। मतलब आप खड़े हैं सेंटर में तो आपको आपके 10 फीट 20 फीट के आगे तक की भी क्या है, उसके भी आगे तक आपको सिर्फ पानी ही दिखाई देगा। तो ऑब्वियस है कि वहां पर कोई भी बाउंड्री आपको सीन नहीं होगी। तो यही आपको कह रहा है कि रियलिटी में ऐसा नहीं है, कोई कन्वेंशंस नहीं है जो कि बाउंड्रीज को डिस्क्राइब करे ओशियन की। ये सिर्फ मैप के लिए है। अब मैप की जब मैं स्टडी करते हैं मैप को और क्लियर चीजों में दिखाने के लिए ऐसे बाउंड्रीज है आपके, सिर्फ किसके लिए, मैप में है ओशियंस की बनी हुई। तो ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि हमारे टोटल 5 ओशियंस है जिसमें हमने देखा पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड साउदर्न ओशन। जिसको साउदर्न ओशन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप टोटल 6 नहीं समझेंगे, टोटल 5 ही है, क्योंकि साउदर्न ओशियन को ही कहते हैं एंटार्क्टिक ओशन जो कि सबसे छोटा ओशन है, हमारा सबसे छोटा महासागर। और सबसे बड़ा महासागर आपका पैसिफिक ओशन। इसीलिए आपको यहाँ पर इमेज लगाकर बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और इमेज के थ्रू ही आप समझ जाए कि सबसे बड़ा ओशन आपको वर्ल्ड मैप में कौन सा दिख रहा है और सबसे बड़ा ओशन एक्चुअल में है भी कौन सा। जो सी वाटर होता है, मतलब समुद्र का जो पानी होता है, देख रहे हैं कि जो ये सी वाटर है तो वहां पर जो लहरें आती है, आप समुद्र में कभी देखने गए हैं, जो समुद्र के किनारे आप खड़े रहिए तो वहां पर जो लहरों की वो होती है, प्रहार होता है, मतलब जब लहरें आती है तो देखते हैं आप कि वो आती है एंड जाती है, आती है आप तक के आपके लेग्स को छूती है, देन चली जाती है। तो यही अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सी वाटर कॉन्स्टेंटली फ्लो अक्रॉस डिफरेंट ओशियंस। मतलब डिफरेंट ओशियंस में कॉन्स्टेंटली क्या होती है, बहती रहती है ये लहरें। कभी आप देखेंगे कि इसका फ्लो बहुत ज्यादा हाई होगा, कभी इसका लो होगा, तो एक क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होता है सारी चीजें। दैट्स वाई कि हमने देखा कि इसके क्लाइमेट को शेप करने के लिए ओशियन और कॉन्टिनेंट्स का दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और सस्टेनिंग अ रिच डाइवर्सिटी ऑफ मेराइन लाइफ। अब आप मेराइन लाइफ के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करें तो आप देखेंगे कि समुद्र के किनारे भी स्पीसीज पाई जाती है, ठीक है, मेराइन स्पीसीज पाई जाती है, वहां पर भी ऐसी प्रजातियां पाई जाती है। Many plant and animal species can be found across multiple oceans। बहुत सारी आपको स्पीसीज प्लांट्स की और एनिमल्स की अलग अलग ओशियंस में, मतलब टोटल 5 ओशियंस है तो मल्टीपल ओशियंस में आपको दिखाई देगी, मिल सकती है, ठीक है। तो अब यह बात हो रही है तो आपको बता दें कि अब किन स्पीसीज की बात करिए तो देखिए ये टूना फिश की बात करते हैं, ठीक है। टूना फिश इसका एक एग्जांपल आपको दे देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि अगर स्पीसीज की बात होगी तो टूना फिश ये आपको इंडियन ओशियन एंड साउदर्न ओशियन में मिल जाएगी, ठीक है, इंडियन ओशियन एंड साउदर्न ओशियन, ठीक है।
किन स्पीसीज की बात हुई ये भी आपको बता दिया है कि आप यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि रिच डाइवर्सिटी में मेराइन एनिमल्स की स्पीसीज, मेराइन प्लांट्स, एनिमल्स यहाँ पर क्या है प्रेजेंट होते हैं। इट इज विजिबल ऑन द मैप दैट द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल। देखिए यहाँ पे आपने मैप में मैप को जब हमने ऊपर देखा तो आपको पता चल गया कि सबसे जो लार्जेस्ट ओशन है, जो सबसे बड़ा ओशन, वो कौन सा आपका पैसिफिक ओशन, जो कि followed by the Atlantic Ocean. Now Indian Ocean is the third largest. ठीक है, अब देखिए ये लोग फिर से हमें नंबरिंग करके बता रहे हैं, जिसको हमने पिक्चर से ऑलरेडी समझ लिया है। हमने लिस्ट भी बनाई है कि हमारे फर्स्ट नंबर पे क्या है, पैसिफिक ओशन है, सेकंड पे अटलांटिक, थर्ड पे आपका इंडियन ओशन, फोर्थ पे है आपका क्या है साउदर्न ओशन, एंड द फिफ्थ स्मॉलेस्ट वन इज आर्कटिक ओशन। ठीक है, तो साउदर्न ओशियन है आपका फोर्थ पे, स्मॉलेस्ट वन इज आर्कटिक ओशन। आपका सबसे छोटा ओशन क्या है, आर्कटिक ओशन है। और साउदर्न ओशियन को हम क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक भी बोलते हैं। ये हमने हमारे मैप से ऊपर ही समझ के हम यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर आपके बुक में भी नंबरिंग बताई कि सबसे बड़ा ओशियन कौन सा, सबसे छोटा ओशियन कौन सा है। यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, जिसमें हमने चैप्टर में समझा कि ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स को कैसे डिवाइड किया गया, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिसमें हमने कुछ ट्रिक भी देखी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है ज्यादा मैक्सिमम एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में आपको क्या ज्यादा मैक्सिमम देखने को मिलेगा, जिसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को अगर हम याद करने के पर्पज से देखें तो हम क्या कह सकते हैं, इसको लैंड हेमिस्फीयर भी कह सकते हैं। एंड हम साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो हम इसे वाटर हेमिस्फीयर भी कह सकते हैं। ये हमारे सिर्फ याद करने की ट्रिक्स है, जिससे हम क्या चीजें समझे, हम मैप के थ्रू चीजें समझे कि मैक्सिमम पार्ट आपको कहाँ दिख रहा है, मैक्सिमम चीजें आपको कहाँ पे दिख रही है, तो आपको ये सारी चीजें पता। तो इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए आपको एटलस में भी देखना पड़ेगा, कि जिससे आपको सारी टर्म्स टॉपिक्स और भी अच्छे से क्लियर हो। क्योंकि अभी तो हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, एग्जांपल्स के थ्रू समझ रहे हैं, लेकिन जब हम इन्हें प्रैक्टिकली भी देखते हैं तो और ज्यादा आता है मजा। इसी तरह हमारा चैप्टर पूरा है और ज्यादा इंटरेस्टिंग, आगे हमें और भी चीजें जानना है। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक की खूब पढ़ाई कीजिए, खूब मस्ती कीजिए। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।